अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आई होप कि आपको अभी तक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लग रही, आसान है। और इसी केमिस्ट्री के चैप्टर में मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। नया टॉपिक तो नहीं है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक की एक्सटेंशन है, विच इज़ के आपके पास व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के पूरे वर्ल्ड पे, आपकी अर्थ पे बहुत सीरियस किस्म के इफेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगी। उसके लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है वो क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग में आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है अर्थ का, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है कि बहुत सारे नुकसानात होते हैं। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने समझ तो लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अब उसके नुकसानात को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने बात की कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको देखते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है। अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास 0.05 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज आता है एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब होता है हर साल, ठीक है, हर साल ये इंक्रीज आता है आपके पास। और अब आपके माइंड में तो आएगा कि 0.05 डिग्री सेल्सियस ये तो बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज है, इससे कितना को बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें पिछले सालों के रिकॉर्ड पे, तो हर साल आपके पास जो गर्मियों का सीज़न है वो बढ़ता जा रहा है और सर्दियां बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। तो ये जो सर्दियां कम हो रही हैं उसकी रीज़न क्या है? सर्दियां कम होने की रीज़न ये है कि आपके पास अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर आप गौर करें तो ये इतना स्लो चेंज नहीं था, अचानक से आपके पास सर्दियों का सीज़न श्रिंक हो गया है, बहुत थोड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये जो सर्दियों के सीजन पे इतना मेजर इफेक्ट आया ना, ये आया किस वजह से? क्योंकि यही जो 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा था कि ये कम है, लेकिन अगर आपने पिछला रिकॉर्ड देखा तो आपको पता लगा कि ये इतना कम चेंज नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को कॉज करता है। वेदर और क्लाइमेट में मैंने आपको फ़र्क समझाया था कि वेदर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चेंज जो डेली बेसिस पे आता है, और क्लाइमेट का मतलब होता है कोई भी चेंज जो एक लंबे टाइम के लिए रहता है, जिसमें आपके सीजन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वेदर का चेंज समझने के लिए इजी सी बात है कि अब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि अक्सर हमें लगता है कोई ऐसा दिन होता है जो बहुत गर्म होता है, हम कहते हैं यार बहुत गर्मी हो गई है, इस गर्मी में कैसे गुजारा होगा। कोई और उसी के अगला दिन या उसी के 2-4 दिन बाद क्या होता है कि आपके पास बारिश हो जाती है या ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी जो 2-4 दिन पहले फील हो रही होती है वो बाद में इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? ये जो इतना एक्सट्रीम चेंज आ रहा है कि एकदम से बहुत गर्मी फील हुई, दूसरी तरफ एकदम से वो गर्मी का जो कहते हैं ना जोर टूट गया, वो क्यों हुआ? उसकी रीज़न ही आपके पास ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो इतना एक्सट्रीम चेंज है ना वेदर में, इसकी रीज़न आपके पास ग्लोबल वार्मिंग है। इसीलिए ये 0.05 डिग्री सेल्सियस को ये नहीं समझना कि ये कोई छोटी सी बात है, ये बहुत मेजर बात है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो वेदर चेंज बड़ा एक्सट्रीम है ना, इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनको अब स्टडी करते हैं। ये जो आखिरी 2 बातें मैंने लिखी हैं, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स एंड सी लेवल राइजिंग, इसके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या चेंज आ रहा है। आपके सामने ये फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। फ्लो चार्ट आप भी ड्रॉ कर लें अपने नोट्स में, एज इट इज़ इसको ड्रॉ करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस फ्लो चार्ट की बात करते हैं कि सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर बढ़ा अर्थ का, और उसके बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, कहाँ होते हैं? आपने याद रखना है, ये माउंटेन्स पे होते हैं, ठीक है। ग्लेशियर और आइसबर्ग का क्या मतलब होता है? बर्फ है, स्नो है, ठीक है। अब क्योंकि बर्फ है और आपको पता है कि बर्फ को मेंटेन रखने के लिए ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत है। आप गर्मी देंगे तो बर्फ तो ख़त्म हो जाएगी। तो अर्थ, क्योंकि उस ग्लेशियर का अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, इस वजह से तो आपको ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो पहले हो रहा था कि टेम्परेचर एक मेंटेन रहे, माउंटेनियस एरियाज़ का वो ठंडे रहें। लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इन्वायरमेंट में बढ़ गई, एटमॉस्फेयर में इसके इंक्रीज की वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके वजह से ये होगा कि ये जो बर्फ है ये पिघलना शुरू हो जाएगी, मेल्ट करेगी, ठीक है। ये मेल्ट करेगी और मेल्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। ये बात आप सबको समझ आ रही है? अभी तक हमने क्या बात की है कि माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग है, टेम्परेचर बढ़ा है और इन दोनों चीज़ों ने मेल्ट करना शुरू कर दिए। आइस थी तो आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब ये वाटर में कन्वर्ट होगी तो जब भी आपको पता है माउंटेन्स किस तरह से होते हैं? माउंटेन्स तो आपका स्लोपी एरिया है ना,
अगर ऊपर वाली साइड पे आपके पास आइस मेल्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा पानी बन के, क्योंकि बर्फ का तो आप रोक सकते हैं, वो एक जगह पे रह सकती है, लेकिन पानी का फ्लो तो आप नहीं ना रोक सकते। पानी अब क्या करेगा, वो फ्लो करना शुरू कर देगा माउंटेन से नीचे, और नीचे आपके पास जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, जहाँ पे माउंटेन्स नहीं हैं, वहां पे जाएगा ये सारा का सारा पानी। ठीक है, वहां पे जाएगा, और वहां पे आपको पता है कि हमारे पास समंदर होते हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, इन सब के पास आ जाएगा आपका ये सारा का सारा वाटर, जो कहाँ से आ रहा है, जो ग्लेशियर्स की तरफ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो पानी आएगा, और आपको पता है कि सी की एक अपनी लिमिट है, एक क्वांटिटी है जो वो अपने अंदर ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। ये सी की एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है, आप किसी टब का सोचें तो टब में आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ही डाल सकते हैं ना पानी की, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज तो नहीं कर सकते उसमें पानी की। अब क्योंकि उस टब की एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उसकी एक कैपेसिटी है, अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो पानी क्या करेगा, टब से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सी लेवल राइज कर जाएगा। सी लेवल के राइज करने का क्या मतलब है कि पानी की जो मेंटेन रहने की सी के अंदर जो पहले एक लिमिट थी, सतह थी, वहां से पानी अब ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि सी की जितनी लिमिट थी, कैपेसिटी थी, वो तो खराब हो गई, पानी तो एक्स्ट्रा ऐड होना शुरू हो गया। अब जब पानी एक्स्ट्रा ऐड होता है ना, क्योंकि सी अपने अंदर उसको रख नहीं सकता, समंदर उसको नहीं रख सकता अपने अंदर, समंदर की एक कैपेसिटी है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, जिस तरह से ज़मीन बनी हुई है, लेकिन अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी आने लग जाएगा जो कि माउंटेन्स की तरफ से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लड कॉज करेगा लो लाइंग एरियाज़ में। ये लो लाइंग एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लो लाइंग एरियाज़ का क्या मतलब है, लो लाइंग एरियाज़ का मतलब है स्टूडेंट्स के आपके पास जहाँ पे पहाड़ नहीं है, जहाँ माउंटेन्स नहीं है, उन सारे एरियाज़ को हम कहते हैं लो लाइंग एरियाज़। ठीक है, लो लाइंग एरियाज में सैलाब आ जाते हैं, और आप सबको पता है कि सैलाब के कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। सैलाब के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, सैलाब का स्टूडेंट्स, फ्लडिंग के ये इफेक्ट्स हैं कि आपके पास लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिसमें प्लांट्स आते हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, या आप बात कर लें नॉन लिविंग थिंग्स की। अब जब भी सैलाब आएगा, फ्लडिंग होगी, वाटर का ओवरफ्लो होगा, समंदर अपने अंदर नहीं रख पाएगा उस पानी को, वो अपने अंदर से निकाल देगा, मतलब निकल ही जाएगा ऑटोमेटिकली, समुद्र ने तो क्या ही निकालना, लेकिन वो जब पानी निकलेगा वो जाएगा इर्द गिर्द के एरियाज की तरफ, क्योंकि हम पानी के फ्लो को रोक नहीं सकते। अब वो इर्द गिर्द के एरियाज की तरफ जाएगा, और इर्द गिर्द कौन से एरियाज हैं, जाहिर सी बात है आपको पता है कि इंसान है, इंसान रहते हैं, क्योंकि जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ रहते भी तो है ना इंसान सारे। अब वहाँ जाएगा पानी, घरों के अंदर जाएगा, पूरे के पूरे घर, यहाँ जाके ऐसे ऐसे सैलाब आते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी ऐसी फ्लडिंग होती है कि पूरे के पूरे घर ऐसे लगता है डूब गए हैं पानी के अंदर। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये सारा का सारा यही रीजन बन रही है, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट करने शुरू हो गए हैं। ग्लेशियर्स बर्फ थी वो मेल्ट कर रहे हैं, तो सारा का सारा पानी अब लो लाइंग एरियाज की तरफ आ रहा है, पहाड़ों पे कुछ नहीं रह रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके घर अगर पानी में डूब गए हैं, तो आप बताएं कि खुद सोचें इस बात को, घर डूब गए हैं तो क्या इंसान बचेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, इंसान भी डूब जाएंगे, और आपको पता है पानी के नीचे सांस तो इंसान नहीं ले सकता। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास फार्मिंग का प्रोसेस होता है, क्रॉप्स बनती हैं, वहाँ उन ज़मीनों को भी पानी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मान लें, अब डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचें कि ये डिस्ट्रक्शन का लेवल कहाँ तक जा सकता है, कि ये सोचें कि एक दफ़ा अगर फार्मर ने अपनी क्रॉप्स बढ़ा ली हैं जितनी, वो अब सीज़न आ गया कि वो सारे क्रॉप्स काटे और उसको लेके जाए बेचने के लिए, और अगर फ्लड आ गया, पानी के अंदर सारा कुछ सबमर्ज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कितना नुकसान है उस फार्मर का भी। एक तो फ्लड उसकी भी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ उसने सारी के सारी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो ना तो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेफ रहेंगे फ्लड की वजह से, ना ही आपके पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेफ रहेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग की कंडीशन हो जाती है। फ्लड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, जो वाटर कहीं सी के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि सी की कैपेसिटी नहीं है, वो क्या करेगा, सी से बाहर आ जाएगा, और उसके अंदर से बाहर आने की वजह से ना वो इर्द गिर्द जितने एरियाज हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं सी डिफेंस ब्रीच। सी डिफेंस ब्रीच का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने इसके साथ ओवरफ्लो लिख दिया है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो आपको टब की एग्जांपल दी कि सी का एक अपना जो है वो लेवल है, कैपेसिटी है, वो उससे ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा जो भी होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रीच। का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना ख़राब करना। ठीक है, ब्रीच का वैसे वर्ड यूज किया जाता है लॉ के अंदर कि कोई चीज़ है, कोई ऐसा लॉ है जिसको तोड़ा जा रहा है।
ठीक है, तो सी डिफेंस ब्रीच का मतलब है कि आपके समंदर की जो सतह है वहां तक पानी नहीं रह रहा, उससे बाहर निकलना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं ओवरफ्लो कर गया है वाटर। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम बात करते हैं कि हमारे पास ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, कि आपका समुंदर जितना पानी होल्ड कर सकता है उससे ज्यादा पानी हो गया, तभी तो फ्लड आया ना। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी अर्थ को, कि कोई ग्लेशियर, कोई आइसबर्ग वो उस आइस फॉर्म में रह ही नहीं पा रहे, वो सब पानी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब इसका फाइनल नुकसान क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका फाइनल नुकसान ये होता है कि आपके पास पहले से जो पॉपुलेटेड एरियाज थे, जहां जिंदगी थी, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जहां लाइफ प्रेजेंट है, पॉपुलेटेड है, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जहां प्लांट्स हैं, और किस तरह से बैलेंस में है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देंगे, जो प्लांट्स इनहेल करेंगे, तो ये एक बैलेंस मेंटेन होता है, उसको कहते हैं पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, जहां जिंदगी मेंटेन है, इन वेरी इजी वर्ड्स। अब जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे पानी आ गया, पानी ने सारे के सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पानी की जो क्वांटिटी है वो खत्म नहीं हो रही। वो पानी कहाँ जाए, क्योंकि और आता जा रहा है पीछे से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, पानी और आता जा रहा है आपके पहाड़ी इलाकों की तरफ से, और इस पानी के ज्यादा आने की वजह से ये जो पॉपुलेटेड एरियाज में फ्लड आया था ये रुक ही नहीं रहा, क्योंकि पानी कहाँ जाएगा, इतना ज्यादा जो पानी आएगा वो सारे के सारे लो लाइंग एरियाज को अपने अंदर कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि जो पहले ऐसे इलाके थे जहां पे जिंदगी मेंटेन हो रही थी, जहां लाइफ सस्टेन हो रही थी, अब वो हैबिटेबल नहीं रहेंगे। हैबिटेबल का क्या मतलब होता है? हैबिटेबल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल है, जहाँ आप रह सकते हैं, ठीक है, जहाँ आप घर बना सकते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे इतना ज़्यादा तो पानी खड़ा हुआ है, कहाँ रहेंगे आप अगर आप ज़मीन का पानी ही नहीं हटा सकेंगे? तो अब समझ में आ रहा है कि आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का जो हम बात कर रहे हैं कि ये बड़ा ठीक है, छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इतना छोटा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है आपकी अर्थ का। ठीक है, जो प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज थे अब वहाँ पे जिंदगी पॉसिबल नहीं होगी। पीछे आपके पास स्टूडेंट्स रह गए हैं, पानी वाले एरियाज, पानी में इंसान नहीं रह सकते, इस वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ठीक है, लाइफ अफेक्ट हो रही है, किस वजह से अफेक्ट हो रही है? सारे के सारे नुकसान आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, फ्लड्स की हमने बात कर ली, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हर साल कितना आता है, साथ ही साथ इसकी वजह से वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज आते हैं। फ्लड्स की हमने बात कर ली, सी लेवल इज राइजिंग, साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं। साइक्लोन्स कहते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास एक बड़ी ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जिसके अंदर बहुत तेज़ हवाएं और इस तरह से बहुत तेज़ एक वेदर चेंज आ जाता है। ठीक है, साइक्लोन्स भी डेंजरस होते हैं, जिस तरह फ्लड्स डेंजरस होते हैं ना, साइक्लोन्स अक्सर आपने सुना होगा हवा बहुत तेज़ी से चलती हुई नज़र आ रही होती है और वो बड़ा डिस्ट्रॉय करती है पूरे के पूरे एरिया को। वो भी जो साइक्लोन आता है ये भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है कि हवा की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने इर्द गिर्द वाले एरियाज़ को अपने अंदर लेके ख़त्म करना शुरू कर दिया है। तो समझ आ रहा है आपको कि आपके पास फ्लड पानी की फॉर्म में जो आ रहा है वो भी डेंजरस है, और अगर एयर की कंडीशन बहुत एक्सट्रीम चली गई है वो भी डेंजरस है। ग्लोबल वार्मिंग के इतने सीरियस डेट्रीमेंटल इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल तो करनी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं करेंगे तो सारे के सारे नुकसान आपने पढ़ लिए। अब लो लाइंग एरिया सारे के सारे डेंजर में आ गए हैं। तो पहली बात तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सबसे पहले आपके ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स ही क्यों अफेक्ट होते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि माउंटेन एरिया जो होता है वो आपके सूरज के बहुत करीब होता है, क्योंकि वो ऊपर करके होता है ना, वो सूरज के करीब होता है, तो सबसे पहले जो हीट पड़ती है अर्थ पे वो वहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो सूरज के करीब है वहाँ सबसे पहले हीट पड़ेगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा, हीट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पड़ गई, उसकी वजह से आपका सबसे पहले यही जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा डेंजर शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इंसान अपने एनवायरनमेंट की बहुत कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो हम कदर नहीं करते वरना पॉल्यूशन ना बढ़ रही होती, लेकिन फिर भी जब हमारे सर से पानी गुजर जाता है ना तो फिर हमें परेशानी पड़ जाती है कि आप कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल बड़ा ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो लोग हैं दुनिया में वो कोशिश कर रहे हैं, आपके साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तरीके हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहला आंसर ही ये आएगा कि मिस उन गैसेस को कंट्रोल करें जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। वो कौन कौन सी गैसेज हैं? हम सबको याद है, सबसे पहले हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के इसको अब कंट्रोल कैसे करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को कम कर दिया जाए।
फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से आ रहे हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके पास सारे के सारे पार्टिकुलेट्स। जब मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक पार्टिकुलेट पढ़ाई थी तो तब मैंने आपसे कहा था कि इन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के कुछ और भी तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। तो क्या तरीके हैं स्टूडेंट्स? वो यही तरीके हैं कि आपके पास आप क्या करें, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से ये सब कुछ हो रहे हैं ना, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम कर दें। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये तो प्रोड्यूस हमारे पास गाड़ियों में से भी हो रहे हैं, तो फिर गाड़ियां क्या करें? गाड़ियां फ्यूल पे चलती हैं, ठीक है, आप वो फ्यूल कहाँ से निकाल रहे हैं? आप फॉसिल फ्यूल से निकाल रहे हैं, जिसमें आपके पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों आ जाती हैं। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि फ्यूल चेंज कर दिया जाए, वो फ्यूल लाया जाए कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो। इस फ्यूल को स्टूडेंट्स कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सबसे पहले तो मतलब देखें क्या होता है। रिन्यूएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप दोबारा से रिन्यू कर सके, मतलब एक दफ़ा वो यूज़ हो जाए लेकिन वो रीयूज़ हो सके, ठीक है, ये इतना सिंपल सा मतलब है इसका कि वो रीयूज़ हो सके। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं। तो क्या कोशिश कर रहे हैं लोग कि आपके पास जो फ्यूल है वो प्रोड्यूस करवाया जाए विंड से और आपके सन से। मतलब सन से किस तरह? सन से डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन सन की तरफ से कोई तो हीट एनर्जी आ रही है ना, उसकी तरफ से ये प्रोड्यूस करवाया जाए, विंड एनर्जी से ये प्रोड्यूस करवाया जाए फ्यूल, जिसकी वजह से क्या हो कि आपके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीज़ें बनती है ना, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने की वजह से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें मीथेन है, ये सारे के सारे रुक जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल सोर्सेज को यूज करें। सूरज नेचुरल है, विंड नेचुरल है, ठीक है, ये इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है। तो सूरज की तरफ से जो हीट आ रही है उसको ट्रैप करके सोलर पैनल्स बने भी हैं, जिसकी वजह से बहुत जगह सोलर पैनल्स यूज भी हुए हैं, तो उनको यूज करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ विंड एनर्जी को फ्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की या पार्टिकुलेट्स की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाए। तो क्या हो रहा है कि ये ट्राई किया जा रहा है कि आपके पास एनवायरनमेंट में जो आपके पास बन रहे हैं ना, ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, जिसको फ्यूल में बड़ा आराम से यूज़ किया जा रहा है। पहले तो ये देखा गया कि बड़ा इजी है, फ्यूल में यूज़ करें, आपके पास बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ें बच जाती हैं। फॉसिल फ्यूल बनने ही बनने हैं, उनको कन्वर्ट कर दें, जला दें, फ्यूल में कन्वर्ट कर दें और यूज़ कर लें। पहले तो लगा ये प्रोसेस बड़ा आसान है, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स टाइम गुजरा तो पता लगा, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट अफेक्ट होने लग गया इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, इनकी वजह से नहीं, इन्वायरमेंट अफेक्ट होने लग गया, इसलिए पता चलना शुरू हुआ कि ये आइडिया बहुत गलत था, ये सोर्सेज यूज़ नहीं करने चाहिए थे। तो इस वजह से क्या पहला हल है कि आप यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को रोके, फ्यूल का कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लें। दूसरा क्या हल है स्टूडेंट्स? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एफॉरेस्टेशन क्या चीज़ होती है, गौर से सुनना है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग मोर ट्रीज। ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। दरख्त क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे? अब कार्बन डाइऑक्साइड से ज़रा सोचें नज़र, अगर आपके इन्वायरमेंट में दरख्त ज़्यादा होंगे, एफॉरेस्टेशन हो जाएगी, तो क्योंकि प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अगर आपके इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है भी, तो आपका जितने प्लांट्स आपने लगाए हैं वो सारे के सारे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है? देखा है कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप प्लांट्स लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कर दें, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका पॉल्यूटेंट बन के आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, वो सारा का सारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करने शुरू कर देंगे, और इस तरह से क्या होगा कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कंट्रोल हो जाएगी इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो प्लांट्स के पास चली जाएगी। तो ये बातें समझ में आ रही हैं? ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। हमने देख लिया कि हमारे पास इन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का कौन सा तरीका है, और हमने ये भी देख लिया कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से रिलेटेड जो बातें थी वो इतनी ही थी, आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इनसे रिलेटेड हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। आप इनको रिवाइज करें, साथ ही साथ आप ये भी देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास पॉल्यूटेंट कब बनता है और फिर इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है। पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए ये फ्लो चार्ट अगर आप याद कर लेंगे, आपको आता होगा, तो आप बड़े आराम से पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने फैक्ट्स बताए हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके बताया कि उनका मतलब क्या होता है। फ्लो चार्ट अगर आप बना लेंगे तो आपको ये फैक्ट्स भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है पेपर में कि आखिर आपके पास ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हैं, क्यों इस पे दुनिया पूरी इस वक्त परेशान है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आपने इन चीज़ों को ज़रूर एक दफ़ा दोबारा देखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको समझ आ जाए उसको आगे केमिस्ट्री मुश्किल लगती ही नहीं है। आप इनको रिवाइज करें, अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।